सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, कल जब गुफ्तगू कर रहे थे तो कंफर्मेशन सामने नहीं आई थी कि रहबर जिंदा हैं या उनकी शहादत हो चुकी। अब चूंकि ये सारी सूरत हाल कन्फर्म हो चुकी है, अब किस तरह से देख रहे हैं आप खित्ते की सारी सूरत हाल को? देखिए जी, तमाम खित्ता जो है इस वक्त एक अलाव की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल है कि खित्ता क्या है, क्योंकि ये तो जंग बहुत ज़्यादा बहुत फैल गई है। और ये हम जिसको मशरिक़ वस्ता कहते हैं, वो मशरिक़ वस्ता जो है वो वेस्ट एशिया के साथ मर्ज हो गया है, वेस्ट एशिया जो है वो साउथ एशिया के साथ मर्ज हो रहा है। तो इस वक्त खित्ता जो है उसको डिफाइन करना भी ज़रा मुश्किल हो रहा है। ये बुनियादी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को नेतन्याहू ने एक नई फॉरएवर वॉर में धकेल दिया है। और ये फॉरएवर वॉर जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप को जल्द अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का कि उन्होंने ये सब कुछ करके गलत किया। कल से लेकर अब तक ये जो है वो आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बावजूद और उनके साथियों की शहादत के बावजूद वहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है। और तमाम रोज़ हम इस पर बात भी करते रहे कि एक सिस्टम है जिसमें 3 शख्सियात खुद ब खुद आर्टिकल 111 इन्वोक हुआ। ये 2 दफ़ा इन्वोक हुआ है अभी तक उनके जो इनकलाब के बाद जो आइन लिखा गया था। और उसमें एक 3 रुकनी कमेटी बनी, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक उसमें जो है वो सदर और एक मजलिस निगमा के नुमाइंदे, और वो तीनों ने मिलकर वो काम आगे चला लिया। अगले जो है वो रहबर का नाम भी सामने आ जाएगा और आ भी रहे हैं बहुत सारे नाम, और अली लारिजानी उसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहादत के बावजूद ईरान ने सिर्फ 70 मिनट में रिएक्ट किया। और जो बात मैं कल भी कर रहा था और मैं आज उसको दोबारा इंडोर्स कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये अंदाज़ा हो जाएगा जल्द कि नेतन्याहू की जंग में कूद के उन्होंने गलती की। अभी तक ये सूरत हाल है कि तमाम मशरिक़ वस्ता और मशरिक़ वस्ता के, अब मैंने आपसे वही बात की ना कि इसमें अगर आप ले जाएं साइप्रस को, क्योंकि साइप्रस पे भी अटैक हुआ है आज, ईरान साइप्रस तक चला गया, तो साइप्रस तक वो गया है, तो इसका मतलब है कि मशरिक़ वस्ता से बियॉन्ड ये जंग जो है ये फैल चुकी है। क्योंकि जो गजा के जो पानी है वो तो पानी खुलते हैं बहरे रोम के अंदर, मेडिटेरेनियन के अंदर। तो ये जंग जो है ये आप नए हुरमुज से हम स्टार्ट करें या इसको बाब मंदलब से शुरू करें या इसको बहरे अहमर से करें, अगर हम कोस्टल लाइन से जाते हैं, या हम इसको मेडिटेरेनियन तक करें या इसको इसके बियॉन्ड करें। और हम इसमें कहीं साउथ चाइना सी को भी नहीं हमें भूलना चाहिए या पैसिफिक को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इब्राहिम लिंकन जो यहाँ घूम रहा है वो बेसिकली पैसिफिक फ्लीट से यहाँ आया हुआ है, उधार लिया हुआ है, सेंटकॉम का नहीं है वो, उसका काम था वहाँ पे ताइवान को डिफेंड करना। अच्छा, अब ताज़ा तरीन ये सूरत हाल है कि तमाम जो मशरिक़ वस्ता के और खलीजी रियासतों के जो अमेरिका के अलाइज हैं और उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ इमारतों पे आपको मिसाइल गिरते नज़र आ रहे हैं, और आपको हर तरफ से हर कुछ देर के बाद वो बेशुमार डिफेंस सिस्टम, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं इन मुल्कों ने खर्चे कि अमेरिका इनको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, इनको वेपन्स देगा और इनको एक ऐसी शील्ड देगा जिस शील्ड को किसी भी तरह से कोई भी दूसरा मुल्क तोड़ नहीं सकेगा। और वो जितनी शील्ड्स थी वो पिछले 24-48 घंटों में वो शीशे की तरह, शीशा भी शायद मजबूत हो, वो बिल्कुल आप समझें कि एक रेत की दीवार की तरह वो सारी की सारी शील्ड्स ढह गई हैं। चाहे वो पैट्रियट मिसाइल्स हों, चाहे वो थार्ड मिसाइल्स हों, चाहे वो बाकी सारे सिस्टम्स हों, फाइटर्स हों, ये वो सारे वो एक तरफ बह गए। और ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो तेजी के साथ हर तरफ गिर रहे हैं। अब ये जो खलीजी ममालिक हैं या जो अरब हमारे बरादर ममालिक हैं, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं ले रहा, यहाँ पे बहुत से होटल्स को, बहुत से मार्केट्स को, बहुत सी और जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, क्यों बनाया जा रहा है? उसकी बात अब ईरान की तरफ से ये आई है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने परसों रात को या कल सुबह, जिस मुल्क के लिहाज से भी आप ये समझें कि ऐलान हुआ था, उन्होंने कहा था कि ईरान के तमाम जो आला हुकाम है, ईरान की फौज है और ईरान के जो पासदारान हैं वो अपने हथियार डाल दें तो अमेरिका जो है उनको माफ कर देगा। अब थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जितने अमेरिकन फौजी हैं इस पूरे खत्ते में वो अपने हथियार डाल दें
और वो जहां पर यूनिफॉर्म्स अपने उतार के जिन जिन होटल्स में, जिन जिन खलीजी शहरों में, जिन जिन रिहायशी बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में, इमारतों में मौजूद हैं, हमें इल्म है। और हम जिन इमारतों को, जिन फ्लैट्स को निशाना बना रहे हैं, ये वो फ्लैट्स या इमारतें हैं या होटल्स हैं जो जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं या सीआईए के एजेंट्स हैं या मोसाद के एजेंट्स हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हुई है कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, और उन्होंने इसमें जो डिप्टी कमांडर हैं तल अवीव में, जो डिप्टी कमांडर है स्पेस ऑपरेशंस का इसराइल का, उसकी लोकेशन शो करके उसकी पिक्चर दिखा के सैटेलाइट पे, और फिर उसको मारते हुए भी दिखा दिए कि वो जगह हमने हिट की है और वो उसको हमने मार दिया। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको, उनके लिए जो प्रॉब्लम अब क्रिएट हो रही है कि आपने हुर्मुज़ बंद है। आप नए हुर्मुज़ बंद होने का मतलब ये हुआ कि तमाम अरब ममालिक जो हैं वो उनकी खुराक, उनकी बात पहले भी मैं कह चुका हूँ, उनके लॉजिस्टिक्स, उनके समंदरों के नीचे आपको पता है फाइबर ऑप्टिक्स भी जा रहे हैं। मैं और आप जो बात कर रहे हैं ये भी दुनिया भर से घूम के आ रही है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये समंदरों की तहों में बहे होते हैं, चाहे मैं आपको व्हाट्सएप करूं या एसएमएस करूं या आपको इवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, ये अगर कोई ग्रिड स्टेशन हिट होता है ईरान की तरफ से तो आप समझ लें कि उनकी बिजली गई। इन खलीजी ममालिक में पीने का पानी भी नहीं होता क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट्स इनके साहिलों पे लगे हुए हैं। और जो इवन ये जो इब्राहिम लिंकन है, इब्राहिम लिंकन भी जो डिसैलिनेशन, इनका भी पीने का पानी है समुद्रों से तो नहीं पीते, वो पानी भी इनको पहुंचाया जाता है, खुराक भी इनको पहुंचाई जाती है। इब्राहिम लिंकन पे भी आज अटैक हुआ है, साइप्रस पे भी हुआ है, और सेंटकॉम ने थोड़ी देर पहले ये ऑफिशियली ऐलान किया है कि 3 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं ये वो उनकी डेथ हो गई है। ईरान ये कह रहा है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। सेंटकॉम ने इकरार, देखें, पहले बॉडी बैग्स जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर, मैं कह रहा हूं ये फॉरएवर वॉर है। और प्रेसिडेंट ट्रंप एक बात यहां पर भूल गए हैं, और वो बात यह है कि जो आयतुल्ला खामेनेई हैं, आयतुल्ला खामेनेई की 2 पोजीशन हैं। एक तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है, एक उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है कि सुप्रीम लीडर ने रहबर हैं, एक उनकी मजहबी पोजीशन है। वलायत फ़कीह के हवाले से वो इमाम गैब की जगह वो उनके एक नुमाइंदे के तौर पे अहले तशरीफ जो हैं उनको दुनिया भर के में जो उनके जानने वाले हैं, वो मोहब्बत करने वाले वो मौजूद है, और वो मजहबी नुक्ता नज़र से उनको देखते हैं कि वो इमाम गैब का एक मैसेज है वो सामने लेकर आते हैं। ठीक है, ये उनकी एक मजहबी हैसियत है जो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को अंदाजा नहीं है। अच्छा, अब इशू ये है कि इसमें कुछ देर पहले, और ये जो वलायत फ़कीह का, विदाउट गोइंग इन डिटेल्स, ये जो ईरान में तस्वुर है कुम में, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है नजफ से जहां आयतुल्लाह सिस्तानी मौजूद हैं। तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने जब फतवा दिया था तो पूरी की पूरी वहां पे जो है दाइश के खिलाफ वहां पे अहले तशरीह खड़े हो गए थे। ठीक है, तो वो अब आयतुल्लाह सिस्तानी से रब्ता किया अक़वाम मुत्तहिदा ने और मगरबी ममालिक ने कि आप इंटरवीन करें, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी देर पहले, जो अटलांटिक मैगजीन है या जरीदा है वहां पे, उसको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। यह प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बात हुई है, और मेरी तरफ से मुज़ाकरात होंगे ईरान की नई क़यादत से। ईरान की नई क़यादत जो आ रही है सामने, प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद उसका अंदाजा नहीं। वो जानशीन है जिनका ऐलान शहादत से पहले आयतुल्लाह खामेनेई करके गए थे, और वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन कौन जगह लेगा, कौन कौन जगह लेगा, वो सारे ऐलानात कर गए थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस वक्त जो है, देखिए, एक तो खुद मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि बॉडी बैग्स का आना जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं B-52 बॉम्बर से 9 नेवल बोट्स गिरा दिए हैं। अब ये B-52 बॉम्बर कहां से उड़े हैं? ये डिको गार्सिया से तो नहीं उड़े, ये अगर मसूरी से उड़े हैं तो 40 घंटे की फ्लाइट है। 40 घंटे की फ्लाइट है तो इसका मतलब है कि $1 बिलियन का B-2 स्ट्रीट बॉम्बर है, और 40 घंटे की फ्लाइट का मतलब है कि $70 लाख उस पर खर्च हुए हैं, और 2 या 3 दफा या 4 दफा रास्ते में रिफ्यूलिंग हुई है। तो बात यह है कि वो कितनी देर तक इस मिशन को जारी रखेंगे और कितने अलाइज को वो बचाएंगे, कितने उनके इत्तेहादी हैं, और ये बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स का जो इन्होंने असला बेचा है। और डेटा सेंटर्स, देखिए, डेटा सेंटर्स, AI फलाना, ये सारे खलीजी ममालिक उसी पे आगे चल रहे थे ना। तो वो अगर एक ग्रिड स्टेशन हिट हो गया, एक ग्रिड स्टेशन, तो उसके आपको इल्म है इस बात का, यकीनन आपको इल्म होगा कि डेटा सेंटर्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इन सब चीजों के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना पानी जरूरी है, कितना कूलिंग आपको चाहिए,
कंप्यूटर्स को ठंडा करने के लिए बड़ी एक टेक्निकल सी बात है, लेकिन सारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हिट होता है, और ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो तो इस तरह जा रहे हैं जैसे फुलझड़ियां हर तरफ, वो तलवीव पे भी गिर रहे हैं, वो 8th वेव 4th वेव रास्ते में, भाई कितने मुल्कों का डिफेंस सिस्टम वो नकारा हो चुका है, कितने मुल्कों के फाइटर्स वो इधर उधर करते हुए कहां से कहां ईरान के लोग पहुंच रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जरूरत क्यों, अच्छा ओमान से फिर रब्ता किया उन्होंने, अमेरिका ने, कि ओमान से कि आप फिर दरमियान में आ जाएं, और ओमान को आज हिट किया ईरान ने, क्योंकि ओमान का जो एक ये जो आबना हुर्मुज़ है उसकी एक तरफ तो ईरान है, दूसरी तरफ उसकी यूएई और ओमान है, तो वहां से एक छोटा सा रास्ता के ऊपर ईरान को शक था, ईरान के लोग कहते हैं हमें शक था कि शायद वहां से कोई टैंकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ये ऑयल ट्रांसफर हो तो हमने ओमान को भी हिट कर दिया। तो बात सारी ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक फॉरएवर वॉर में कूद गए। उस फॉरएवर वॉर से वो कैसे निकलते हैं, क्या वो मुज़ाकरात की जो बात उन्होंने की है कि हम जो है वो नई क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे, अब उस नई क़यादत से क्या वो नई क़यादत मुज़ाकरात करेगी या नहीं, ये सवाल है। और इसराइल की तरफ से देखिए, ये जो 3 की सेंटकॉम ने कहना है कि 3 हमारे फौजी जो हैं वो जाँबाग हो गए, ईरान का कहना है कि बहुत ज़्यादा तादाद है। इसराइल में 10 उन्होंने ऑफिशियली मान लिया कि तल अवीव में और बाकी जगहों पे 10 इसराइली जो हैं वो ईरान के हमलों में मारे गए हैं। ईरान का कहना है तादाद बहुत ज़्यादा है। तो बात सारी ये है कि ये प्रेजेंट, मैंने इस नुक्ते को सुबह भी, ये जंग ज़्यादा देर फॉरएवर वॉर तो है, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने की, इसको बर्दाश्त करने की सकत क्या इन खलीजी रियासतों में है, और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इनको डिफेंड कर पा रहे हैं? क्या वो इन सारे शहरों को जिनको उन्होंने अरबों खरबों का असला इतने सालों में बेचा है, क्या वो उनको ईरान के मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंड कर पा रहे हैं इस वक्त? और क्या वो बूट्स ऑन ग्राउंड उतार के अपने मजीद फौजी मरवाएंगे? देखिए, अमेरिका ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई है ना जो वियतनाम में थी कि बॉम्बिंग करो, और जब उतरे नीचे तो वो हार गए साइगोन से। वही अफगानिस्तान में हुआ, इराक में और लीबिया में क्या हुआ। बात यह सारी कि क्या सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद इराक स्टेबलाइज हो गया, या गद्दाफी के जांबाग होने के बाद लीबिया स्टेबलाइज हो गया? ये तो ईरान है, और इसमें आयतुल्लाह खामेनी की शख्सियत को किसी तरह से मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं जरा सी भी उनकी कोई चीज सद्दाम हुसैन या गद्दाफी के साथ मिलाऊं। आयतुल्लाह खामेनी बहुत बड़ी शख्सियत थे। बिल्कुल। अब बात ये सारी कि उनको शहीद करके, और यहां पर वो रिजीम चेंज किधर गई? कह रहे हैं नया जो सिस्टम, नए जो कायदीन आएंगे इसी रिजीम के, मैं उनसे बात करूंगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अटलांटिक से कहा है ये। और दूसरी जो मैंने बात की कि ये उनके जो अलाइज हैं, ये कितनी देर तक सख्त बर्दाश्त कर सकते हैं कि इनके शहरों पे मिसाइल गिरें, और जिन होटलों पे मिसाइल गिर रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि यहां मोसाद और सीआईए के एजेंट्स हैं और यहां अमेरिकन फौजी ठहरे हुए हैं। अब अगर उनकी लोकेशंस मुझे बताएं कि कितना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है कि ईरान के पास यहां तक इंटेल है, यहां तक इंटेल है कि इस बिल्डिंग में इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग खाना खा रहे थे, फलां थे दिमाग। तो ये इन्होंने, अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को भी मिसाइल में डाल दिया। इनके इत्तेहादी जो हैं, ईरान की फौज एक तरफ, सारे जीसीसी की जो मिला के फौज है वो एक तरफ, ईरान की फौज फिर भी ज्यादा है। पासदारान को अलग रख दें आप, और बेसीज को आप आगे रख दें। ये जिस फड्डे में इन्होंने डाल दिया है अपने इत्तेहादियों को, जिस प्रॉब्लम में डाल दिया है इस वक्त, और उसको अमेरिका सेफ नहीं कर पा रहा उनको। देखिए उनकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी आज की दुनिया में कहां से चल रही है ट्रांजैक्शन सारी, ये फाइबर ऑप्टिक कहां है? समुद्रों के नीचे बिछा हुआ है। बिल्कुल। मैंने वही आपसे बात की कि मैं आपसे सैटेलाइट के जरिए बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं सैटेलाइट के जरिए, तो ये हम तो कहते हैं उसको सैटेलाइट रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट से नहीं बात हो रही है, बात हो रही है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। ये इंटरनेट कनेक्शंस हैं, ये पानी के नीचे बिछे हुए हैं, समुद्रों के नीचे बिछे हुए हैं। वो जो खबरें आती है ना पाकिस्तान में, कभी कोई शार्क मछली काट गई तार को, फलां हो गया, दिमागना हो गया, तो ये समुद्रों के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स बिछे हुए हैं। बात यह है कि और जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, जो स्टारलिंक है, उसकी वो बैंडविड्थ नहीं होती। अब जो मर्जी कर लें, उसकी बैंडविड्थ बहुत स्लो होती है। आपको सेंट्रल कमांड सेंटर चाहिए होता है जमीन पे, वो जो हैवी डेटा को आप तक भेज सके। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इब्राहिम लिंकन फंसा हुआ है कि इब्राहिम लिंकन को वो तो चलें ठीक है न्यूक्लियर पे चल रहा है, लेकिन उसके साथ जो जहाज है उनको भी ऑयल चाहिए। बाकी जो वो तो झुरमुट में चलता है ना पूरी बारात लेके, ये कैरियर अकेला थोड़ी चलता है, कैरियर के साथ और भी छोटे छोटे, तो कैरियर तो न्यूक्लियर पे ठीक है, लेकिन जो बाकी छोटे छोटे जहाज उसके साथ चल रहे हैं बाराती जो हैं, तो
तो वो तो उनको तो ऑयल चाहिए, तो उनको ऑयल कहां से आएगा? और फिर अगर साइप्रस में वहां जेरड फोर्ड खड़ा है, तो जेरड फोर्ड को ठीक है आपने वो जो लिवॉन्स की ऑयल फील्ड्स हैं वो वहां से आपने कह दिया, तो आज ईरान ने साइप्रस को भी एक मिसाइल दे मारा है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनके इत्तेहादियों में एक बात एक्सपोज हुई कि जो भी अलाइज हैं, हमारे बरादर मुल्क हैं, सब कुछ है और हम बिल्कुल उनके साथ हैं इस वक्त, लेकिन क्या अमेरिका जो है उसने नेटो के बाद पहले तो नेटो को डंप किया, फेंक दिया कि जी हम साथ हैं यूक्रेन के और यूक्रेन जाए और हम यूक्रेन के साथ हैं और लड़े रशिया से। पहले उन्होंने नेटो को डंप किया, ईयू को डंप कर दिया उन्होंने सारा, और कहा कि मैं तो प्यूटिन से बात करूंगा और यूक्रेन जाए भाड़ में। और अब क्या उन्होंने अपने इत्तेहादियों को, जिन इत्तेहादियों के साथ वो बिलियंस और ट्रिलियंस का एआई प्रोजेक्ट और डेटा सेंटर और ये और वो सारे, और उनके इत्तेहादी जो हैं वो इत्तेहादियों को उन्होंने डंप कर दिए। और ये जो इकरार किया है अभी इन्होंने कि 3 अमेरिकन फौजी मारे गए हैं, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप एब्जॉर्ब कर सकते हैं बॉडी बैग्स? 3 बॉडी बैग्स का तो ऐलान, जब ये नाम आने शुरू होंगे कि वहां से एक फौजी दूसरा फौजी, तो अमेरिका के लोग नहीं पूछेंगे कि 3 फौजी किस जंग में आपने झोंके हैं? आप तो यहां पे पीस की बात लेके चले थे, आप तो बात लेके चले थे कि अमन की बात होगी, आप तो गजा पीस की बात। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को जल्द अंदाजा हो जाएगा इस बात का कि नतन्याहू ने तो जाना ही जाना था, फारिग होना था। नतन्याहू ने फारिग होते होते इनको भी इंपीचमेंट और जो है वो दुनिया के सामने खड़ा कर दिए। सारे कई मुल्कों में कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में मुजाहरे हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जो है वहां के वजीर आला, उन्होंने मुतालबा किया है कि मुजाहिरीन ठंडे हो जाएं। पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, पाकिस्तान समेत। ये जो इन्होंने अमेरिका में भी हो रहे हैं, मगरबी ममालिक में भी हो रहे हैं, और अभी तक वो प्रॉक्सीज जो लफ्ज इस्तेमाल किया था तीसरी शर्त के तौर पर, वो तो सामने नहीं आए। अब हुती सामने आ जाते हैं तो मुझे बताएं बाब मंदब भी बंद होगा हुर्मुज के साथ, जो मैंने आज इससे पहले भी बात कर चुका हूं, बाब मंदब भी बंद होगा। ये सारा जो जितने मुल्क आपको नजर आ रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के, ये सारे मुल्क ऐसे बंद हो जाएंगे हर तरफ से, ठीक है। और आपको बताया ना कि जो पानी है, जितना भी ये दजला फरात का जो पानी है जो फलस्तीन तक जाता है, ये सारा तुर्किया से आता है। मशरिकी वुस्ता के अंदर पानी की झीलें नहीं है, दरिया नहीं बहते यहां पे जी। दजला फरात और ये तमाम पानी आप समझ लें जिस तरह यहां पे ऑयल है, तुर्किया के पहाड़ों से पानी स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद वो नीचे आता है और बहते बहते सारे अरब ममालिक में जाता है। तो बात सारी ये है कि यानी वो और मतलब ये एक अजीब ऐसी जगह, और वो उसका डिसैलिनेशन होती है। कई मुल्क जो हैं जो बड़ी बड़ी बंदरगाहें बंद होनी शुरू हो गई हैं। अभी डीपी वर्ल्ड जो है जबल अली, उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है वो, या हजारों की तादाद में जहाज फंसे हुए हैं पर्शियन गल्फ के अंदर। उनके अंदर ये ममालिक जो है इनकी तो खुराक, पानी, खाना पीना, फ्रोजन फूड, ये वो सारा, ये सारा का सारा दूसरे मुल्कों से आता है। सब्जियां तक बाहर से आती हैं। ये सहराओं में कौन सी सब्जियां उगाते हैं? तो बात यह है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पूरे इत्तेहादियों को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला बेचा है इतने साल। और जो वक्त आया है, आज वो दिन था, ये मेरा बता, आज वो घड़ी थी, ये 24 घंटे थे जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन मुल्कों को तहफ्फुज़ फराहम करना था इस ईरान से, ईरान के खिलाफ, और वो उसमें नाकाम हो गए। अब ये जितने मुल्क हैं ये खड़े सोच रहे हैं कि भाई हम कहां फंस गए जाके। और इनको सोचना भी चाहिए, इनको सोचना भी चाहिए कि आपने जब अपने सारे अंडे उठा के अमेरिका बहादुर के टोकरे में डाले थे और एक गरूर और तकब्बुर का शिकार आप हो गए थे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आज वो कहां गया सारा पैसा? और अगर ये आगे पीछे करते हैं तो अमेरिका इनके असासे वहां जब्त भी कर सकता है। पैसे तो बाहर है, 90% पॉपुलेशन इनके मुल्कों में जो है वो इमिग्रेंट्स की है जो दूसरे मुल्कों से है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सख्त इस जंग को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है ना, एब्जॉर्ब आप करते हैं ना, किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप 100 बातें करेंगे जी पाकिस्तान में एक चीज अच्छी है, एक चीज अच्छी नहीं है, ये वो, कोई यूटोपिया में कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एब्जॉर्ब किस तरह करता है? दहशतगर्दी को, टेररिज्म को, बम धमाकों को, हर रोज शोहदा को दफनाया जा रहा होता है, चाहे वो सिविलियंस हों या पुलिस ऑफिसर्स हों या सिक्योरिटी के अफसरान हों या सिपाही हों या जो भी हों, आम शहरी, आम पाकिस्तानी। लेकिन क्या इन मुल्कों के अंदर ये पावर है एब्जॉर्ब करने की? टेररिज्म, एक मिसाइल, छोटा सा पटाखा चल जाए इनके यहाँ तो इनके एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो लाइनें लग जाती हैं भागने के लिए, भागो 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 भागो। तो बात यह है कि एब्जॉर्ब
एक एब्जॉर्ब करना होता है ना, कि आप एक किसी जंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 2 4 5 मिसाइल 10 मिसाइल एब्जॉर्ब करने की पावर है। आपकी फौजों ने कभी जंगें लड़ी हैं? नहीं लड़ी। आप कोई बैटल्स आपने नहीं लड़ी, और माजरत के साथ जिन्होंने लड़ी भी वो हारी हैं इसराइल के सामने। तो अब मसला ये है कि आप जो है एक ऐसी जगह पे आपने पूरा का पूरा सारा का सारा अपना जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है आपने उनको असलाम से खरीद लिया, और आज जो है वो ये सारे मौजूद हैं, इनके फंस गए हैं टैंकर्स भी, और सेफ हेवन्स बने हुए थे वहां पर। अरबों खरबों का जो है इन्होंने जंगों से फायदा उठाया, अरबों खरबों के असासे वहां पे लोगों ने कानूनी गैर कानूनी तौर पे मुंतकिल किए। और यूक्रेन की जंग हो तो इनका फायदा, वो इराक तबाह हो तो इनका फायदा, लीबिया तबाह हो तो इनका फायदा, और उसके बाद लेबनान तबाह हो तो इनका फायदा, सिंगापुर डाउन हो जाए तो इनका फायदा। तो आज ये खुद फंस गए। देखिए वक्त का पहिया होता है, तारीख का पहिया होता है, जहां ऊपर जाती हैं चीजें नीचे भी आती हैं। तो आज जो है वो अमेरिका अपने इत्तेहादियों को अपनी, और मैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें वाजे तौर पे वही कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी यूरोप और मिडिल ईस्ट नहीं है, चाइना है, पैसिफिक है। अब पैसिफिक में उनको दिलचस्पी नहीं है कोई, मतलब आसियान मुल्कों में तो उनको एक ही, वो उनको कहते हैं मैं किसी तरह चाइना जाऊं और शी जिनपिंग मेरा इस्तकबाल करें, और मैंने चाइना जाना है अगले महीने, यानी इसी महीने, बल्कि मार्च शुरू हो गया है तो वो, या ये कब मार्च खत्म हो रही है, तो वो कहते हैं कि मार्च के आखिर में तो उन्होंने 30 दिन के बाद तो उन्होंने चाइना में होना है, और उससे पहले पहले जंग खत्म होनी है। जंग खत्म इसलिए होगी कि इन मुल्कों में सख्त नहीं है, कोई रिजीम चेंज हुआ है, रिजीम तो अपनी जगह मौजूद है। एक शख्स को आपने शहीद कर दिया, उसकी जगह दूसरी शख्सियत ले लेगी, और वो ज्यादा सफगीर हैं जो नए आएंगे। वो तो मेरा ख्याल से कि मुज़ाकरात से पहले तो वो कहेंगे कि बदला, और उनकी जो बात है वो फतवा होगी। अब वहां पर ये भी डिस्कशन हो रहा है कि वो जो पहले फतवा था क्या उसको वापस ले लिया जाए, वो खत्म हो गया है, या वो न्यूक्लियर वाला जो फतवा था जी। तो इन्होंने एक ऐसी सूरत हाल में खड़ा कर दिया है ईरान को भी, अरब ममालिक को भी, खलीजी ममालिक को भी, यूरोप को भी, नॉन अरब ममालिक को भी, खत्ते के या दुनिया के एक, और खुद भी फंस गए हैं। इनके अगर इनका फौजी नहीं जा सकता और फौजियों को हिट कर रहा है इस वक्त ईरान, तो मुझे बताएं इनका कोई सफारतकार आ सकता है? और आज क्या बात हो रही है उनकी तरफ से कि वो आप यूनिफॉर्म पहन के बाहर ना निकलें, आप सिविलियन ड्रेस में निकलें ताकि ईरान को पता ना चले। ओ भाई, ये अगर सिचुएशन आ गई है अमेरिकन आर्मी की और उनके कमांडर्स की, तो फिर वो तो ठीक कह रहे थे, जनरल केन ने बात ठीक की थी कि आप जंग में ना जाएं। ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ये किस अरस्तू का मशवरा था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप इस जंग में कूदें, नेतन्याहू के अलावा? अगर नेतन्याहू अरस्तू है तो फिर तो पूरी जो यूनान का फलसफा है उस पर लानत, अगर ये अरस्तू है तो। अगर, लेकिन मैं उस फलसफे की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं वो कौन है, वो अरस्तू कौन है जिसने, मैं एक आप समझें कि सिंबॉलिकली लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, अरस्तू बहुत बड़ी शख्सियत थी। वो कौन शख्स है जिसने ये मशवरा दिया? वो है नेतन्याहू। नेतन्याहू जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो कि कत्लेआम में मुलविस है, वो आपका मुशीर है। वो मुशीर है, उसके कहने के ऊपर आपने जो है वो एक फॉरएवर वॉर छिड़ी है। तारीख किस तरह याद रखेगी प्रेसिडेंट ट्रंप को? चले बुश को कहेगी कि ठीक है 9/11 हुआ था, जो भी था ठीक था, आगे पीछे। और इराक के अंदर जैसे गोल मोल ये वो वेपन और मास डिस्ट्रक्शन फलाना ढिमाक। यहां पे क्या आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर आपने मुज़ाकरात के बीच में फिर धोखा दिया। आपसे मुज़ाकरात कौन करेगा? कौन बात सुनेगा स्टीव विटकॉफ की? क्या स्टीव विटकॉफ आ सकते हैं इस रीजन में? स्टीव विटकॉफ क्या यहां पे आ सकते हैं जैरेड कुशनर जिस तरह आते थे, और किस तरह इज्जत से उनको गजा के अंदर लेके गए थे हमास के लोग, कितनी इज्जत से वो बैठे थे शर्म शेख में हमास की क़यादत के साथ, और उन्होंने वहां पे माजरत भी की थी, उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया था खलील हया के बेटे की शहादत पे। बात यह है कि इन्होंने पहले कतर को निशाना बनाया मुज़ाकरात के दौरान, और कतर जो है वो जाहिर है कि वो कतर भी, और क्या हुआ, नेतन्याहू ने फोन किया, माजरत की, आगे पीछे। एक ड्रामा एक दफा हो सकता है, एक ड्रामा अगर एक दफा हो जाए तो आप कह सकते हैं कि मैं बेवकूफ बन गया, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 दफा 3 दफा 4 दफा आपके साथ एक ही ड्रामा कोई करे, तो इसका मतलब है आप बेवकूफ नहीं, आप अहमक पैदा हुए थे और अहमक ही आप मरेंगे। तो इस वक्त कौन इतबार करेगा? स्टीव विटकॉफ क्या कह रहे हैं और मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, और ये जहाज इनके उतरेंगे कहां और कैसे? और हर तरफ तो इस वक्त मिसाइल उड़ रहे हैं। तो और मैंने आपसे कहा ना कि ये जंग सख्त नहीं, ये मुल्क सख्त नहीं रखते, इनके इत्तेहादियों में सख्त नहीं है।
वो जैसे तैसे करके यूक्रेन, मतलब है कि वो यूक्रेन हार रहा है जंग, लेकिन वो लड़े तो है ना कम से कम, मतलब उनके फौजी लड़े लड़े तो है ना, इतने मारे गए, जो भी कुछ हुआ वो लड़ तो रहे ना दोबास में। ये मुल्क नहीं लड़ सकते, इनके पास फौजें नहीं है। आपने कहां जाके धकेल दी है, और आपने इनको करोड़ों अरबों रुपए का असला बेचा आपने, डॉलर्स का, और आपने कहा कि हम तुम्हारी शील्ड होंगे, खाक शील्ड होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अब ये, या तो ये सारे फोन करके कहें कि भाई ट्रंप साहब ही जंग बंद करवाएं, और अच्छा ट्रंप साहब को वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये फोन करके कहें कि जी आप जंग बंद करवाएं, जंग बंद करें। और तो फिर ईरान से, फिर ईरान तो कह रहा है कि ये जहां पर बेसिस है हम तो बदला लेंगे, हम तो हिट करेंगे, यहाँ पे बेसिस मौजूद है और यहाँ पे मोसाद के लोग घूम रहे हैं और यहाँ मीटिंग्स हो रही हैं और शहर में यहाँ पे फौजी ठिकाने छोड़ के बेसिस में चलेंगे। बात कर रहे हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के हवाले से, और सीनियर तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका बेशक इस वक्त प्रेशर में होगा और जिस तरह से नुकसानात सामने आ रहे हैं वो भी उसको बियर करना पड़ेंगे, जाहिर है, क्योंकि जंग उन्होंने शुरू की है। लेकिन यहाँ पर प्रॉक्सीज की बात कर ली जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये हिजबुल्लाह की जानिब से पहले ही कहा गया था कि रहबर की शहादत अगर होती है तो फिर हम बदला लेंगे। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने अगर गजा पीस प्लान ख़त्म कर दिया है उसका फेज़ 2, तो फिर हमास भी उस सूरत में एक्टिवेट होती है, तो फिर तीन तरफा प्रेशर को ये किस तरह से संभालेंगे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से पहला तो एक ऐलान आ गया है कि हम ईरान की अगली क़यादत से बातचीत करने को तैयार हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगली रिजीम चेंज तो नहीं हुआ, ये तो एक आपने रहबर को शहीद किया जो कि आखिरी वक्त तक जिनको कहा जाता रहा कि आप ये जगह छोड़ दें। अच्छा, आपको ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि रहबर ये 37 साल तकरीबन रहबर रहे हैं, 37 साल, 37 ईयर्स ये इस मनसब पे रहे हैं, और 37 सालों में ये आज तक ईरान से बाहर ट्रेवल नहीं किया इन्होंने। ये चाइना, यूरोप, किसी अरब मुल्क कहीं भी नहीं, ये हमेशा ईरान में ही रहे हैं। और इनको कल जब कहा जाता रहा कि आप अपनी जगह खाली छोड़ दें यहाँ से, तो इन्होंने कहा कि मैं तो दुआ करता हूँ कि शहीद हो जाऊँ, शहादत की मौत मुझे मिले। तो बात यह है कि ये तो अगर ये, क्या ये रिजीम चेंज था? अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ईरान के लोगों सड़कों पे निकलाओ और हुकूमत पे कब्जा कर लो। तो कौन से ईरान में कहां पर किस जगह पे ऐसा हुआ है कि मुजाहिरों में लोग सड़कों पे निकल आए हैं और हुकूमत पे कब्जा करने जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आदाब क्या थे, क्या आदाब क्या थे जो हासिल हुए, सवाए इसके कि सारे जो एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकन, चाहे वो CIA के, मोसाद के, उसके, वो एक्सपोज हो गए, उनको निशाना बनाया जा रहा है, मुल्कों के दरमियान कशीदगी हो गई। और अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जो है वो कोई पीस ऑफ बोर्ड, और ये सारी बात कहाँ गई सारी, मुझे बताए ना। क्या एक अमन का एक शख्स जो अपने आप को कह रहा है कि मैं अमन दुनिया में लाना चाह रहा हूँ, और दुनिया यकीन भी कर रही है, दुनिया यकीन भी कर रही है कि वाकई अमन लाना चाह रहे हैं शायद। और आखिर में वो शख्स एक बदतरीन जंगों की तरफ उसको नेतन्याहू फेंकता है, और वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप इससे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं नई क़यादत से बातचीत करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि बॉडी बैग्स आना शुरू हो गए हैं। 3 अमेरिकन को अभी तस्दीक की है सेंटकॉम ने कि 3 है, तादाद ज्यादा है। इसमें जो बिल्डिंग्स हिट हुई है ना, जो आपको इमारतें नजर आ रही हैं, वहां पे मोसाद और CIA के एजेंट्स वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए थे, भैया वहां पे मीटिंग्स कर रहे थे या बैठे हुए थे, जिन इमारतों को हिट किया गया खलीजी रियासतों में, बाकी जगहों पे। बात सारी ये है कि अभी तो ये, अगर मैंने आपसे कहा ना 3-4 दिन ग्रिड स्टेशन हिट हो गया, डीसैलिनेशन प्लांट हिट हो गया, पानी खत्म हो जाएगा शहरों का। इन शहरों में पानी नहीं है पीने का, ये डीसैलिनेशन, समंदर का पानी जो है उसको डीसैलिनेशन प्लांट यूज करके फिर ये पीते हैं, ये जो बड़े बड़े खलीजी रियासतें हैं। यहाँ पे दरिया झीलें नहीं है, अगर किसी डीसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया कोस्टल लाइंस पे। तो बात यह है सारी कि अभी ईरान तो मुझे किसी मूड में नजर नहीं आ रहा। ट्रंप साहब ने एक अमन का झंडा लहरा दिया, लेकिन ट्रंप की बात पे इतबार कौन करेगा? कौन प्रेसिडेंट ट्रंप की बात पे इस वक्त इतबार करेगा? ओमान की तरफ से भी बात की गई है दोबारा, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की है, लेकिन मुझे बताएं कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पे एतमाद कौन करेगा, कौन एतमाद करेगा? और दूसरी बात यह है कि क्या इसमें रशिया और चाइना नहीं है? रशिया और चाइना मौजूद हैं। ये सारे के सारे जो रडार अंधे हो गए हैं अचानक, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही। क्या इसमें बेदो सिस्टम नहीं है? क्या GPS के मुतबादिल चाइना का सिस्टम नहीं आ चुका? क्या वो जो और बहुत कुछ वो मुल्क पीछे बैठ के जो सुपर पावर्स हैं, जो मतलब आपके ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन वैसे बैठे हुए हैं और शी जिनपिंग वैसे बैठे हुए हैं,
क्या चाइना और रशिया इसमें नहीं है? ये एक लार्जर कैनवस में इतना बड़ा कुछ हो रहा है, तो इसमें चाइना आपके ख्याल से नहीं होगा? बात सारी ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक गलत मौके पे गलत जंग में वो फंस गए, और उनको रास्ता जो है अगर कोई दिखा सकता है तो वो सिर्फ ईरान दिखा सकता है, और इस्लामी मुल्क दिखा सकते हैं, यूरोप दिखा सकता है, जो, लेकिन वो भी उसकी फिर कीमत अदा करनी होगी उनको। प्रेसिडेंट ट्रंप को कीमत अदा करनी होगी कि वो उनके इतबार कौन करेगा। पहले तो वो ये साबित करे ना कि उन पे कोई इतबार करे, उन पे यूरोप का कोई मुल्क इतबार करे उन पे। पहले दिन से पुतिन इतबार नहीं करता उन पे, पहले दिन से शी जिनपिंग उन पे इतबार नहीं करते, किसी बात पे इतबार नहीं करते वो। और वो कहते हैं कि जो बात करते हैं हमें, हमारी इंटेलिजेंस को पता है कि ये कुछ अंदर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, कोई और बात करते हैं। अब मुझे बताएं कि वो आके कहना कि जी हमने 5 कश्तियां डबो दी हैं, और साथ ही खबर आ रही है कि जनाब वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो मिसाइल गिर रहे हैं इनके इत्तेहादी शहरों में, और ये वो सारे। तो अरब मुल्कों के ताल्लुकात मुअत्तल होना शुरू हो गए हैं ईरान के साथ। यूएई ने गालिबन ताल्लुकात अपने सफारतखाना बंद कर दी है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है ये। इसके नतीजे में तो फिर वो जो कशीदगी, जो कि चाइना ने दोस्ती करवाई थी इन मुल्कों की, लेकिन ये मुल्क भी इधर उधर खिसक गए थे उस दोस्ती से। बड़ी बदकिस्मती है, यूएई के बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे ईरान के साथ, तो ये सफारतखाना बंद होने का ऐलान हो रहा है अभी, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से अफसोसनाक है। और बाकी अरब ममालिक भी शायद अपने सफारती ताल्लुकात तोड़ें, तो उसके नतीजे में तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि सफारतकारी खत्म हो रही है, तो फिर सब जंगों की तरफ जा रहे हैं। और क्या 1991 की तरफ चले जाएंगे दोबारा, कि सारे वो जो खलीजी मुल्क हैं वो जमा हो जाएंगे एक जगह पे, और वो अमेरिका से कहेंगे कि जी सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक कर दिया तो आप आ जाएं खलीजी जंग में, और आप यहाँ आके जैसे बुश सीनियर के दौर में हुआ था, और हमें बचाएं सद्दाम हुसैन से। देखे ना, सद्दाम हुसैन को उसे बचा, जब सद्दाम हुसैन ने अटैक किया है तो तभी वो कहते हैं ना ऊंट को खेमे में आने की दावत दी गई थी, तो उसके बाद तो ऊंट ही आ गया और अरब निकल गए बाहर खेमे से। तो बात यह है कि क्या ये 1991 नहीं है? इस वक्त वो अगर क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ओवर स्ट्रेच हो गए तो इधर फंस गए, वो तो गूफ अप हो गया सारा का सारा, बूट्स ऑन ग्राउंड आ गए, तो फिर और टारगेट्स मिल गए। और उधर से पुतिन और शी जिनपिंग, और उधर से जो आपने चाइना से लड़ना था पैसे में, उसका क्या हुआ? तो अभी तो देखिए, अभी तो हुतीज ने आना है। आपने हमास की बात की थी, ये कल हम जिंदगी रही तो कल बात करेंगे इस पे। 1 लाख लोग, आज मैंने सारा दिन 2-3 दफा ये बात की है कि 1 लाख, मेरी आज सुबह अर्ली मॉर्निंग बात हुई लेबनान में, वो कहते हैं 1 लाख हमारे पास हिजबुल्लाह के फाइटर्स मौजूद हैं, 1 लाख। और वो सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद और उनकी जिंदगी में जो ट्रेन होते रहे। और आप देखें ईरान के साथ इराक का बॉर्डर है, आयतुल्लाह सिस्तानी की खामोशी है वहाँ पे। अब मुक्तदा सदर ने क्या करना है, नूरुल मालकी ने क्या करना है। सीरिया के अंदर बहुत बड़ा एक फैक्शन है कि जो कि किसी भी वक्त अलग हो सकता है, जो डिस्टेबलाइज हो सकता है वहाँ पे अहमद शरा से, अगर अहमद शरा इसके ऊपर कुछ स्टांस लेते हैं प्रो इसराइल। तो सूरत हाल ये बनी हुई है कि वहाँ मतलब है कि एक गूफअप, एक स्टेबल एरिया था। और मुझे इसमें एक और शक है, शक क्या, सामने की बात है, ये माइक हकीमी ने जो बात की थी कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, तो क्या उसका मकसद ये था कि मशरिक वस्ता को तबाह कर दिया जाए, सारे अलाइज को, जितने अमेरिकन अलाइज हैं उनको तबाह कर दिया जाए, और तबाह हो जाए तो फिर ग्रेटर इसराइल बने? देखिए ना, माइक हकीमी ने आज से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को, माइक हकीमी ने कहा था ग्रेटर इसराइल बनेगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो ये मुल्क अगर तबाह हो जाएंगे सारे, तो फिर ही तो ग्रेटर इसराइल बन सकता है। तो क्या उस प्लान पे अमल हो रहा है कि आज ये मुल्क कह रहे हैं कि हमारी तो ईरान से लड़ाई है, हमारी तो ईरान से लड़ाई है? पता चला कि उनको तो नेतन्याहू ने और अमेरिका ने ट्रैप करके इस जंग में झोंका है। ये ग्रेटर इसराइल की बाकायदा बात हुई है वहां पे कि हम ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, और ये अमेरिकन एम्बेसडर ने बात की है। और माइक हकीमी से ना किसी ने पूछताछ की है, ना किसी ने उससे कहा है कि तुमने कैसे शोशा छोड़ दिया, ये ज़ायनिस्ट थ्योरी कहां से लेकर आ गए हो ग्रेटर इसराइल की। तो मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अब वो मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज की जो रात है, ईरान की तरफ से ये इशारा आ रहा है कि आज की रात जो है वो भरपूर हमले होंगे मुख्तलिफ शहरों पे, और इसराइल को निशाना बनाया जाएगा, और बड़ी तादाद में हमले होंगे। और आज की जो रात है बहुत फैसलाकुन होगी। और आज की रात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब संडे, इतवार खत्म हो रहा है, तो कल की मार्केट्स कैसे खुलेंगी? ये मुझे बताएं कि हांगकांग से लेके और टोक्यो और मुंबई और कराची और दुबई और लंदन स्टॉक मार्केट और रियाद और न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट, ये जब खुलेंगे तो ऑयल कहां पे होगा?
और लोगों को पता चलेगा, पता तो वैसे ही होता है उनको, लेकिन जब पता चलेगा कि कहाँ पे स्टॉक किधर गया हुआ है, कीमतें किधर गई हुई हैं, कहाँ से फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, बंदरगाहें बंद हो रही हैं। बंदरगाहें ना सिर्फ एयरपोर्ट्स बल्कि बंदरगाहें बंद होना शुरू हो गई हैं। मैंने आपको बताया कि अभी जबल अली के ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, तो बंदरगाहें बंद होना शुरू, कंटेनर फंस गए हैं, उनके अंदर सामान, उनका इंश्योरेंस देने को कंपनियां तैयार नहीं हो रही। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसा आलमी बहरान खड़ा कर दिया है, खुद खड़ा कर दिया है उन्होंने, जिसमें उनकी इकोनॉमी भी डूबेगी, उनके अलाइज की इकोनॉमी भी डूबेगी, और यूरोप पहले ही माशी मसाइल का शिकार था। अब ये वहां से जहाज वहाज मंगवा रहे हैं, वहां से प्यूटन, यूक्रेन में क्या हो रहा है सब भूल चुके हैं। और हमास तो देखें, इसराइल तो इससे उलझ गया है कि अपने आप को महफूज करे, वो हमास के ऊपर क्या देखेगा। वो तो इस वक्त चारों तरफ से मिसाइल, और किसी भी वक्त मैंने आपसे कहा ना कि ये एक फ्रंट खुल जाएगा इधर से हिजबुल्लाह का। और अगर उन्होंने ऑफिशियली आज ये तस्लीम किया है कि उनके 10 फौजी मारे गए हैं, तो आप समझ लें कि इसको मल्टीप्लाई करें आप, 100 से चाहें तो 100 से कर लें, 10 से चाहें तो 10 से कर लें, जो बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए होंगे, जो 10 उन्होंने ऑफिशियली ऐलान किए। तो और अमेरिकन के 3 उनकी तरफ से सरकारी तौर पे ऐलान हुआ है, तो इसको भी आप ऐड कर लें कि इसमें जो कवर्ड ऑपरेशंस कर रहे होंगे या बाकी जो लोग होंगे स्पेशल ऑप्स वाले, वो कितने होंगे। ये तो फौजियों की, प्रॉपर फौजियों की बात वो करते हैं ना, वो अपने जो कवर्ड ऑपरेशंस करने वाले लोग हैं, CIA वगैरह, उनका तो जाहिर नहीं करते। ईरान कह रहा है कि हम उन बिल्डिंग्स पर निशान बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगले 24 घंटों में या चंद घंटों में, ये तो घंटा ब घंटा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका शिद्दत से पसपाई की तरफ जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमन का पैगाम भेज दिया है, झंडा लहरा दिया है कि मैं अटलांटिक को जो उन्होंने बात की है कि मैं नए कायदीन से बात करने को तैयार हूं। इसी रिजीम मौजूद है अपनी जगह, लेकिन ईरान की तरफ से कोई इस किस्म की बात अभी तक नहीं आई। और ये कहा गया है कि अगले चंद घंटों में और आज की तमाम रात जो है वो निशाना बनाया जाएगा इसराइल को भी और अमेरिकी इत्तेहादियों को भी।